everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of important current affairs with editorial analysis. जो important articles होते हैं हम उनको देख ही लेते हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ओवरलुक, वी हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस, उसकी 360 डिग्री जितना हिंदू के अंदर नहीं भी दिया होता उससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करते हैं ताकि कोई भी आपका टॉपिक एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए, मेंस में कोई दिक्कत नहीं आए व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर। आज के सेशन में हमें क्या कवर करना है, मैं आपको एक पहले लिस्ट दिखा देती हूँ, द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर। सो एक रिफ्लेक्शन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ फ्रेंड ऑफ, ये आर्टिकल है, हमें एआई के बारे में बात करनी है। यहाँ पर बहुत से आर्टिकल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऐसे। अभी रिसेंटली हिरोशिमा एआई प्रोसेस की हमने बात करी थी, एचएपी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा एडिटोरियल्स बहुत पेपर में ऐसे आ चुके हैं, तो अब आपके पास काफ़ी पॉइंट्स भी हो गए होंगे। तो इस आर्टिकल में भी कुछ ऐसे ही एआई को लेकर बातें हैं कि जब टेक्नोलॉजी अगर आती है तो टेक्नोलॉजी के साथ देखो वो हर एक सेक्टर में आपको बेनिफिट तो कर ही रही है, चाहे वो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, फाइनेंस हो, हर सेक्टर में। लेकिन उसी के साथ साथ जो उसमें आप लिमिटेशंस लगा रहे हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे डर क्या है, कंसर्न्स क्या है, वो जब पता चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और इट्स नॉट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव एज इन सिर्फ इंडिया, और आप क्योंकि अब हिरोशिमा एआई प्रोसेस एचएपी क्या है, जहाँ पर G7 कंट्रीज थी, दे इनिशिएटेड, एंड इसके लिए मतलब इट विल बी टिल December 2023 नाउ। इसके बारे में देयर विल बी डिस्कशंस, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स विल हैव देयर डिफरेंट प्रायोरिटीज़, तो फिर मिलके एक बात होगी, राइट। तो ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम देखें तो कंट्रीज आर कमिंग अप विद द फ्रेमवर्क सो एज टू रेगुलेट दीज थिंग्स ऑल्सो। व्हाई वी नीड अ रेगुलेशन, वो भी एक सवाल बनता है और उसका जवाब इस आर्टिकल में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड एक आर्टिकल है दैट नो टेक्स्ट बुक कॉन्स्पिरेसी। इसमें आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है, कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में हमें एंटर नहीं करना है। जहाँ बात हो रही है एनसीईआरटीज़ की कि ये चीज़ें ऐड हुई हैं, ये चीज़ें हटी हैं, क्या एक्चुअल में रियलिटी है, तो उसको लेके यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्रिटिक्स का क्या कहना है, और एक वे फॉरवर्ड क्या निकालते हो आप। क्योंकि कल जब एक मेंस का आंसर लिखोगे तो यू शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच इन योर आंसर ऑल्सो। तो उस पर्सपेक्टिव से हम इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर 3 और आर्टिकल्स हैं, वैभव फेलोशिप प्रोग्राम, टोंग इन द साउथ पैसिफिक ओशन। तो ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसको मैप में, मैं आपको मैप में दिखाऊंगी एरिया, लोकेशन, कंट्री कहाँ है, लेकिन आपको भी मैप खोलना है, एटलस खोलनी है, अगल बगल देखना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ये कहते रहोगे कि बाद में प्लेसेस इन न्यूज़ की वीडियो ला दो। जब प्लेसेस इन न्यूज़ होते हैं तब हम कवर नहीं करते हैं, तो वो मत करो। जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स, इसको हम आज कवर करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट सेशन टुडे। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करो, इससे हमें भी अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, रिफ्लेक्शंस ऑन एआई एज अ फ्रेंड और फोe। सो बेसिकली यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि दोस्त है या फिर, देखो हर दोस्ती की एक लिमिटेशन भी होती है, दायरा होता है। हम बोलते हैं ना कि किसी में भी कोई भी रिश्ता हो या कोई कुछ भी हो, हर एक चीज़ को जब आप एक्सेसिवली उसका यूज़ करते हो, या एक्सेसिवली यूज़ नहीं बोलूँगी, लेकिन उसका एक साइड फेस भी हो सकता है, ये दोस्त है या दुश्मन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्त है या फिर दुश्मन है, या क्या है, क्या कॉन्सेप्ट। जब हम कंसर्न्स की बात करते हैं जो एआई को सराउंड कर रही हैं, दैट आर ड्रिवन बाय सेवरल फैक्टर्स। क्यों हैं कंसर्न्स, क्या है वो बताऊंगी, लेकिन क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से आपको ये कंसर्न्स दिखते हैं। पहले तो बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में द फैक्टर्स दैट इज सराउंडेड बाय इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आर्टिकल में ही मेंशन है, मैंने पॉइंट्स फॉर्मेट में रखा है ताकि आप अगर नोट्स बना रहे हो ना तो ये पॉइंटर्स ले लो, एज इन यहाँ पर लिख लो कंसर्न्स ऑफ एआई, राइट, एंड मेक दीज नोट्स, और यहाँ पर राइट डाउन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एथिकल इम्प्लीकेशंस। तो ये करके आपका बस इतना, ये नोट्स होते हैं, रेदर देन कम्प्लीटली उसको लिखना 5-6 पॉइंट्स उसके अंदर लिखना, नहीं, वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आनी चाहिए।
ठीक है। अब लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात यह है कि एआई सिस्टम जो है दैट इज बेस्ड ऑन डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इट इज़ ओपेक, मतलब यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग है ये समझना कि हाउ दे आर अराइविंग एट द डिसीजंस और प्रिडिक्शंस। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस। आज ये जो डेटा यूज़ करते हैं, डेटा इज़ गोल्ड, राइट। यहाँ पर बात आती है कि आपकी प्रिवेसी की, सिक्योरिटी की, ह्यूमन राइट्स की। सो वी नीड टू बी केयरफुल और देयर नीड टू बी केयरफुल कंसिडरेशंस फॉर द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑल्सो, और अलग अलग डोमेन्स में तो इसके एथिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। थर्ड इज जॉब डिस्प्लेसमेंट, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जब भी कोई ऑटोमेशन आती है तो हमें लगता है ना कि मतलब नौकरियां चली जाएंगी, अगर मशीन्स ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगी, तो एक कंसर्न है जॉब डिस्प्लेसमेंट का। वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज थिंग्स टू मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जॉब डिस्प्लेसमेंट में, और ये एआई के कंसर्न है, फैक्टर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द कंसर्न। थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज इज बिकॉज, क्योंकि देखो एआई सिस्टम कैन एग्जिबिट अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, राइट, और बायसेस। वाई? ड्यू टू द वे दे आर ट्रेन्ड ऑन डेटा। यहाँ पर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में देखो, जिस हेल्थ सेक्टर में आप बात कर रहे हो कि आपको फायदा होगा, वैसे वही सेक्टर के अंदर उसी डोमेन में इट कैन पोज अ रिस्क ऑल्सो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि ओपेक है, तो चीज़ों वहीं से अपने आप कंसर्न निकल आते हैं। सुपर इंटेलिजेंस एंड कंट्रोल, वो कोई ज़्यादा समझदार होता है तो भी सेहत के लिए हानिकारक है ना, ये वही कॉन्सेप्ट है। मतलब एआई सिस्टम जैसे आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, विच रेफर्स टू एआई सिस्टम दैट पोजेसेस जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज सिमिलर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि देर इज अ पोटेंशियल कि कल को दे सरपास द ह्यूमन कैपेबिलिटीज दे, एंड उससे फिर जो चैलेंजेस आते हैं, राइट, यहाँ कंसर्न बनता है। सो स्ट्रगल टास्क दैट आर रिक्वायर्ड वो है कॉमन सेंस रीजनिंग, एज इन कि एआई सिस्टम की इम्प्रेसिव कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन लिमिटेशंस भी आपको लगानी पड़ेंगी, क्योंकि जब भी आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड हो रहे हो, और ये अच्छी बात भी है, जब आप एडवांसमेंट की बात करते हो, आप आगे बढ़ने की बात करते हो, यू ऑल्सो गेट अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी। नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, उनका जो पोटेंशियल बेनिफिट यू कैन रीप आउट ऑफ दैट, वो करो, लेकिन इतना वो नहीं होना चाहिए कि वो आप पे हावी हो जाए, वो नुकसान पहुंचाने लग जाए। देयर कैन बी इश्यूज ऑफ थ्रेट्स, साइबर थ्रेट्स ऑल्सो, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई सिस्टम, जैसे उनमें से एक उन्होंने लिया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? एक टूल है जहाँ पर मतलब इट कैन जनरेट टेक्स्ट फॉर यू, राइटिंग पैराग्राफ, और लोग बहुत ऐसे अरे वाह क्या आ गया, पीपल वर अमेज्ड बाय चैट जीपीटी, हमारा तो काम ही हल्का हो गया, मेंस का आंसर उसमें लिख रहे हैं। लेकिन चैट जीपीटी ने भी प्रीलिम्स के आंसर गलत दिए थे। अब बिकॉज मतलब बात यही है कि कुछ तो ये कह रहे हैं कि इट इज़ लाइक एन इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस हैव। दूसरा पॉइंट, कुछ एक्सपर्ट्स डिसएग्री, वो बोलते हैं चैट जीपीटी जो है लाइक वो प्रिडिक्शन कर रहा है, इट इज वर्किंग बाय प्रिडिक्टिंग द मोस्ट लाइकली वर्ड दैट कम्स नेक्स्ट टू अ सेंटेंस, राइट। इट इज नॉट एनीवेयर क्लोज टू योर एजीआई, आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस। इट इज बेस्ड ऑन द पैटर्न दे लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, और उन्हें तो दे डोंट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दे आर जनरेटिंग, इसीलिए समटाइम्स दे मेक मिस्टेक्स ऑल्सो बाय क्रिएटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि अगर ट्रू एजीआई if it would be a very big deal if it ever happens, right। इसका मतलब तो machines are even more smarter than humans and they can do many different tasks। लेकिन some people have imagined scary scenarios जहाँ पर super intelligent machines are now controlling humans, लेकिन but for now experts are saying, few experts, that they are just ideas and it is hard to say if AGI will become a reality or not। important है ये समझना कि जो इसके साथ जो worries हैं, देखो कुछ राइट एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ऐसे जिस तरीके से वी आर पैनिकिंग, वो दे नो नीड टू पैनिक अबाउट दैट, लेकिन वो कंसर्न्स तो रहते हैं ना। जैसे मैं बोलूँ कि टेंशन मत लो, थोड़ा टेंशन तो आपको फिर भी रहेगी, सही, बैक ऑफ द माइंड। सो व्हाइल वी कैन नॉट लीव विदाउट सम कंसर्न्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेंजर्स दैट एआई कैन ब्रिंग। सुपर ह्यूमन एआई, वो तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि
इट विल स्टार्ट टू कंट्रोल द ह्यूमंस, malicious यूज बाय द ह्यूमंस, कि आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हो. इफ़ यू आर जनरेटिंग फेक न्यूज़, यू आर मैनिपुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन, और सम पीपल माइट यूज इट फॉर द हार्मफुल पर्पसेस. सो ये एक पॉसिबल डेंजर है. फिर अनइंटेंडेड हार्म एंड बायस, मतलब एआई सिस्टम कैन अनइंटेंशनली कॉज द हार्म, राइट. दे लर्न फ्रॉम डेटा, एंड इफ डेटा हैज शॉर्टकमिंग्स, डेटा क्या है, वैल्यूएबल रिसोर्स. आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं डेटा लेके बैठी हैं, तो डेटा ही गोल्ड है आज के टाइम पे, और वो डेटा आपकी प्राइवेसी को भी एनक्रोच कर सकता है फिर, राइट. सो यहाँ पर थोड़ी सी डेंजर वाला पॉइंट जैसे उन्होंने मेंशन किया वो है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर who develop AI technologies, how they are regulated. Big companies are like leading the way in AI development, and there is need for public oversight to ensure that AI systems are used ethically and responsibly, जिसमें आपको एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है between innovation and regulation to protect people's right. तो वो बैनिंग कर दे, देखो बैन क्या करोगे आप. जब हम बात करते हैं आज ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन का कोई दायरा रह गया है क्या, कोई सीमित रह गई है? नहीं. ऑनलाइन तो मतलब कितना मर्जी आप उसको एक्सपैंड कर लो. कोविड ने कोई दायरा देखा था, कोई सीमा देखी थी? नहीं देखी. तो ऐसे जब ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की बात आती है ना, तो यहाँ एक कोई बाउंड्री नहीं है, तो एक कंट्री उसको नहीं रोक सकती. किसी भी चीज़ को अगर आप रोक लगाना चाहते हो, कुछ लिमिट करना चाहते हो, तो कंट्रीज हैव टू कम टुगेदर टू रेगुलेट. फॉर दैट मैटर क्रिप्टो करेंसी ही हो गया. अब जैसे ये है, अगर आप डेली सेशंस में आ रहे हो, तो मैंने हिरोशिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में HAP हिरोशिमा AI प्रोसेस की बात करी थी, जहाँ G7 समिट जब हुई हिरोशिमा के अंदर हुई. सो दे इनिशिएटेड दिस प्रोसेस, जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज के स्टेक होल्डर्स, डिफरेंट nations, they will come together, they will sit, they will discuss कि एक balanced approach लाना, you need to find it out to approach to AI governance. अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे, अलग अलग अप्रोच होंगे, लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे तो आना पड़ेगा. क्योंकि देखो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IPR के बीच में रिलेशन मैंने उसी दिन करवाया था कि उसमें भी एम्बिग्यूटी है. AI क्या यूज़ कर रहा है, डेटा. IPR, अब वो डेटा कॉपीराइट है तो या नहीं है, वो भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन है. किसी कंट्री के लिए वो है, किसी कंट्री के लिए वो नहीं है कॉपीराइट. तो यहाँ पर countries have to come together, and they are sitting on a they are sitting, or basically they are having this platform where they will discuss and they will come out कि how we can minimize the risk. रही बात इंडिया की, तो वी नीड टू बी अवेयर, वी हैव डिस्कशंस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ AI. राइट नाउ यूज ऑफ AI सिस्टम इंडिया के अंदर, इट इज़ नॉट एट दैट लार्ज स्केल इन इंडिया. इसीलिए वी शुड हैव मैकेनिज्म्स कि आप इनिशियली ही यू प्लेस चेक एंड बैलेंस, राइट. इंश्योर करना कि चीज़ें रिस्पॉन्सिबली यूज हो. AI हैज़ द पोटेंशियल कि आपके अलग अलग फैक्टर्स में वो अलग अलग बहुत से नंबर ऑफ बेनिफिट्स लेकर आ सकती है. पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नेंस. लेकिन वी नीड टू मेक श्योर दैट AI systems are fair, just and responsible also to our society. For example, यूरोपियन यूनियन ही है, is in the process of making a law that is AI Act. ऐसे अलग अलग countries are coming up. So it processes regulations to manage the risk of AI. India should also have its own framework and regulations for AI. So by having these discussions, creating a framework for AI in India, we can make sure that AI is used in a way that benefits our country while protecting our society also and people's right. ठीक है, तो बैलेंस्ड तरीके से किसी भी चीज़ को यूज़ करो. कोई भी टेक्नोलॉजी का प्लस माइनस दोनों है. आपको उसमें एक जगह लिमिटेशन होगी तो आप उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स को रीप आउट कर पाओगे. ठीक है, अगले आर्टिकल पे चलते हैं. अगला आर्टिकल वही जो आप NCERT इतनी पढ़ रहे हो, तो सबको पता ही है. हम मैम ओल्ड NCERT, न्यू NCERT, ये वाली या वो वाली, बहुत इशू रहता है. अभी न्यूज़ में आ गए हैं क्योंकि देयर वाज लाइक कॉन्सेप्ट्स एंड सेगमेंट्स, ऐसा बोला गया कि वो हटा दिए गए. दे वर ड्रॉप्ड ऑफ फ्रॉम द साइंस टेक्स्ट बुक, जिसमें पीरियोडिक टेबल और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करी गई. तो किसी भी निष्कर्ष पे इतनी जल्दी पहुंच जाना, मतलब बीइंग अ UPSC एस्पिरेंट, तो आपको तो हर चीज़ का प्लस माइनस पता होना चाहिए और एक अच्छा आंसर लिखना है अपने को. तो
वी डोंट नीड टू एंटर इनटू पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। यहाँ पर सिचुएशन बस यही है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड नोइंग और नॉट नोइंग आप यू आर स्प्रेडिंग दीज थिंग्स। अब हमारे लिए उसके दोनों पहलू समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या एक्चुअल में ड्रॉप आउट हुए हैं कॉन्सेप्ट्स। कुछ ये बोलते हैं कि हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हटाए, ये भी हटा दिया, वो भी हटा दिया एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर से। सो एनसीईआरटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैशनलाइजिंग द टेक्स्ट बुक्स अक्रॉस डिफरेंट क्लासेज एंड सब्जेक्ट्स। तो जो वो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो क्या है, ये क्राइटेरिया फॉर रैशनलाइजेशन, इसको समझ लो। पहला क्या कहता है, ये देखा जाता है कि क्या वो सिमिलर कंटेंट के साथ ओवरलैप करता है। मतलब एनसीईआरटी लुक्ड फॉर कंटेंट दैट वाज रिपीटेड या सिमिलर है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद इन द सेम क्लास, सो वी ट्राई टू स्ट्रीमलाइन एंड अवॉइड द रिपीटिशन। दूसरा, सिमिलर कंटेंट इन हायर और लोअर क्लासेस, सो दे ऑल्सो चेक कि सिमिलर कंटेंट मतलब अगर हायर क्लासेस के अंदर है या दो क्लासेस में सेम है, सो इफ द सेम कॉन्सेप्ट इज ऑलरेडी बीइंग टॉट इन डिफरेंट क्लासेस तो एडजस्टमेंट्स होती हैं टू अवॉइड द रेपिटेशन। तीसरा, डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। एनसीईआरटी कंसीडर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कंटेंट। अब ये तो है नहीं फर्स्ट क्लास के बच्चे को थर्ड क्लास का बता दिया जाएगा, सो दे एम टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि कोई भी कंटेंट अप्रोप्रिएट हो उस रिस्पेक्टिव क्लास के हिसाब से। दे मेड श्योर दैट डिफिकल्टी लेवल मैचेस द स्टूडेंट्स एबिलिटीज। इजीली अवेलेबल कंटेंट इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इट शुड बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स ताकि वो सेल्फ लर्निंग को एनकरेज करे। इररेलेवेंट कंटेंट, मतलब एनसीईआरटी ऑल्सो असेसेस दैट द रेलिवेंस ऑफ कंटेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, अगर उसका कोई लो लॉन्गर एप्लीकेशन ही नहीं है, वो आउटडेटेड है, सो दे आर रिमूव्ड। सो ये रैशनल बिहाइंड दिस रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज की ये है कि आप अपने टेक्स्ट बुक्स को अप टू डेट रखो, रेलिवेंट रखो, राइट। तो यहाँ पर देर आर स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट। क्या रीजंस हैं वो देख लो। टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग रियलिटीज, यानी कि आप टेक्स्ट बुक से सीखते हो, वहाँ से आपको पता चलता है। तो अगर कुछ चेंजिंग वर्ल्ड में कुछ चेंज हो रहा है तो टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी चेंज होगा ताकि नई डेवलपमेंट्स उसमें ऐड हो। लाइक कंटेंट दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि अब एडवांसमेंट्स हो रही हैं, टू कीप अप विद दैट उसमें भी होंगे टेक्स्ट बुक्स में। अलाइनिंग विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सी टेक्स्ट बुक्स आर रिवाइज्ड टू अलाइन विद द रिफॉर्म्स दैट आर आउटलाइन इन द कंट्रीज एजुकेशनल सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है स्पेसिफिकली उसके हिसाब से। पैंडमिक इफेक्ट भी पड़ा, मतलब देयर वाज अ सिग्निफिकेंट टीचिंग टाइम जो लॉस हुआ, बच्चों की लर्निंग्स लॉस हुई हैं, तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए भी बच्चों को कि वो कैचअप करें उसके साथ, द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन वाज इनिशिएटेड। लेकिन कुछ क्रिटिक्स के कंसर्न्स हैं। क्या कंसर्न्स हैं ये सिर्फ सुन लो, ये जो कुछ भी लिखा है मैं इसको इलैबोरेट करूंगी आपके लिए। पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया, या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, ये हो गया, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ इन लाइन नहीं है, या फिर मतलब देयर आर लर्निंग लॉस, मतलब आई टॉक अबाउट इट। इसको अच्छे से इलैबोरेट करते हैं, सिर्फ सुनना, लिखा सब कुछ हुआ आपके लिए। पहला कंसर्न, पॉलिटिकल मोटिवेशन। वी डोंट हैव टू एंटर इनटू पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। मैं बात बोलती हुई बात, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर वहाँ एंटर कर जाते हैं, लेकिन अपने को करना नहीं है। पॉलिटिकल मोटिवेशन के अंदर क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं दैट रैशनलाइजेशन प्रोसेस मतलब ऐसा है कि दैट इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड इट एम्स टू डिस्टॉर्ट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, डाइवर्सिटी, जो कि अलाइन नहीं करता है विद द रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट्स आइडियोलॉजी। सो दे बिलीव दैट, पहला पॉइंट। दूसरा कि इट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि एम्फोसाइज करती है क्रिटिकल थिंकिंग पे, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। तो वो ये कहते हैं कि रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज गोज अगेंस्ट दिस अप्रोच दैट इज आउटलाइंड इन द पॉलिसी। तीसरा वो कहना है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और कंसल्टेशन का, कि यहाँ पर क्रिटिक्स कहते हैं कि रैशनलाइजेशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दे बिलीव दैट अ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स, जैसे टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, एकेडमिक, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, दे वर नॉट एडुकेटली कंसल्टेड। They argue that decisions about this curriculum changes should involve the input of various stakeholders also, जिन्हें नहीं ऐड किया गया। Ineffectiveness in addressing the learning losses, तो यहाँ पर they are also saying कि classroom level interventions and empowering the teachers, they are more crucial in helping the students to recover from the pandemic, ये नहीं किया। So concerns हैं। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? देखो हमें तो हर चीज़ देखनी है प्लस माइनस। गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि we need to clarify things.
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिक टेबल हैज़ नॉट बीन रिमूव फ्रॉम द स्कूल करिकुलम, इंस्टेड इट हैज़ बीन रीअसाइंड टू थर्ड यूनिट इन क्लास 11th टेक्स्ट बुक. Darwin's theory of evolution is covered in great detail in chapter 6 of the class 12th textbook. Missing reference to Maulana Azad from class 11th political science textbook is not a part of current process of rationalization. The reference was dropped from 2014-15. So यहाँ पर उनका ये कहना है कि चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो rationalization के क्राइटेरिया को उन्होंने पॉइंट किया है कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें ड्रॉप आउट हुई हैं, दे टोल्ड, राइट. देखो, इस आर्टिकल से ना आप एक बहुत अच्छा मेंस का आंसर लिख सकते हो. इफ दे आस्क कि डिस्कस लर्निंग अबाउट द मीनिंग्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज an education in itself, in the light of this statement that are changes that are made in the textbooks by NCERT, discuss this statement. तो you need to come up with a way forward also कि मतलब आप क्या इंश्योर करोगे. Ensure that curriculum development और revision process is more participatory, वो transparent हो, evidence based हो. It should involve experts, teachers, students, parents in the decision making process. NCERT should consider the feedback, suggestions from the users of the textbook. फिर उसके बाद extra curricular activities जो है it should be added to the syllabus. तो ये चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर कोट कर सकते हो, ठीक है. ये था आपके 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैंने कवर कर दी हैं. अब चलते हैं आगे. जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स. रिसेंटली UNDP रिलीज जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स. अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लो कि जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स बेसिकली क्या है. इट क्वान्टिफाइज द बायसेस अगेंस्ट द वुमेन और जो लोगों का एटीट्यूड है टुवर्ड्स वुमेन्स रोल. सो इस ट्रैक द पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन इन 4 डायमेंशंस: पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और फिजिकल इंटेग्रिटी. और ये इंडेक्स ने कवर किया दैट 85% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. जब इट डिस्कवर्ड कवरिंग 85% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, इट रिवील्ड दैट 9 out of 10 men and women hold fundamental biases against women. जिसमें से 90% of the people still hold at least one bias against women, and 25% of the people believe that it is justified कि अगर एक man is beating his wife. तो ये अभी भी है. Countries with greater bias in gender social norms also show a lower presence of women in the parliament. जहाँ पे bias होता है वहाँ पे हमने देखा है politically वुमेन्स का पार्लियामेंट में नंबर कम है, एम्पावरमेंट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है. इंडिजीनियस वुमेन, माइग्रेंट वुमेन, वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैव वेरी मतलब म्याग्र पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पर फिर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी रिड्यूस होती हैं. तो ये बता रहा है कि मतलब एजुकेशनल अचीवमेंट्स आप इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन उसने ट्रांसलेट नहीं किया है इनटू बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन. ठीक है, ये था आर्टिकल. अगला आर्टिकल बात कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लॉन्च किया एक न्यू फेलोशिप प्रोग्राम टू कनेक्ट दी इंडियन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन डायस्पोरा विद इंडियन एकेडमिक्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, बेसिकली स्टेम फील्ड. तो ये आर्टिकल ये कहता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो जो स्टेम फील्ड में एसोसिएटेड है वो कोलैबोरेट करे इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साथ, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, ताकि आपका जो रिसर्च है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, राइट. सो उसके लिए ये पूरा आर्टिकल है जिसमें वैभव फेलोशिप स्कीम की भी बात है. सो द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू ब्रिंग टुगेदर लाइक टैलेंटेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा ऑल्सो हु हैव एक्सपर्टीज इन देयर फील्ड एंड इन दीज फील्ड्स एंड कनेक्ट देम विद द एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ताकि नॉलेज शेयरिंग हो, एक्सपीरियंस शेयर होगा एंड इट विल प्रमोट कोलैबोरेशन, राइट. अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो, दे विल बी लाइक अगर you can say they can share their expertise, mentor the students, collaborate on the research projects. तो ये सब. रही बात वैभव फेलोशिप प्रोग्राम की, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है टू एनकरेज कोलैबोरेशन यही बिटवीन द आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन जो करंटली बाहर काम कर रहे हैं. एंड द साइंटिस्ट कैन बी NRI, OCI, PIO, ठीक है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. तो यहाँ पर अगर यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर द फेलोशिप, रिसर्चर्स मस्ट कम फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन. ये देखो एलिजिबिलिटी देखो कि दे शुड बी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन हु विद दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी इन द टॉप 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स विच विल बी एलिजिबल फॉर द फेलोशिप. Applicant must have obtained PhD, MD, MS degree from a recognized university. Or the 75 selected fellows would be invited to work in 18 identified knowledge verticals, right? Department of Science and Technology is implementing that.
और यहाँ पर वैभव फेलोशिप के अंदर इट वुड आइडेंटिफाई एन इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर कोलैबोरेशन एंड मे स्पेंड अप टू 2 months इन अ ईयर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 years। तो यहाँ पर फंडिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स दी रिसोर्सेज एन अमाउंट ऑफ 4 लाख पर मंथ। एम मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये पूरा पर्पस है। अगला एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हम बात करेंगे टोंग की, वट एवर यू प्रोनाउंस इट एज टोंग, टोंगा, जैसे भी आपका मन करे आप कर लो प्रोनाउंस। अब ये देखो मैप में कहाँ पर है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर है, साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर है। एक अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7.2 स्ट्रक इन द साउथ पैसिफिक ओशन इन नियर टोंग, एंड यहाँ पर ऑफिशियली किंगडम ऑफ टोंग ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रेंडली आइलैंड एक कंट्री है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर, मतलब 170 आइलैंड्स हैं टुगेदर, और इसके अंदर इट इज एन आर्चिपेलागो डिवाइडेड इनटू 3 मेन आइलैंड ग्रुप्स, टोंगा टापू इन साउथ, हपई इन सेंटर एंड ववऊ इन नॉर्थ। तो यहाँ पर आउट ऑफ दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स सिर्फ 36 आइलैंड्स है दैट आर इनहैबिटेड, मतलब जहाँ पीपल आर लिविंग, क्योंकि टोंग्स वेस्टर्न आइलैंड्स आर वॉल्केनिक और ईस्टर्न आर लाइक कोरल एंड दे आर मोर लो लाइन। ठीक है, टोंग हैज नॉट डायरेक्ट नेबर्स, नेबरिंग कंट्रीज आर इंक्लूड, मतलब डायरेक्ट नहीं है लेकिन अगल बगल थोड़े से नियर बाय कंट्रीज हैं, जैसे फिजी हो गया इन द वेस्ट, कुक आइलैंड टू द ईस्ट, समोआ नॉर्थ में। कैपिटल है नुकुअलोफा। ठीक है, पॉपुलेशन 1 लाख तक की है 2016 के हिसाब से। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन लीव्स ऑन द मेन आइलैंड ऑफ टोंगा टापू वेयर ऑल्सो द कैपिटल सिटी इज लोकेटेड। स्पोकन लैंग्वेजेस इज टोंगन एंड इंग्लिश। इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजिक मिनरल रिसोर्सेज नहीं है, एग्रीकल्चर पे और फिशिंग पे, और जो मनी दैट इज सेंट होम बाय द टोंगन्स लिविंग अब्रोड वहाँ से आता है, और इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एज फार एज पॉलिटिकल सिस्टम इज कंसर्न। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट सेक्शन में भी आप अपना फीडबैक दे सकते हो। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू ऑन मंडे विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।